सुन रहे हैं कहानी एक थी शिरीन। ये इस कहानी का 18वां भाग है। गायब हो गई। उनके चारों ओर पहरेदारों की फौज थी। वो फौज न केवल युद्ध कला में गहन कौशल रखती थी बल्कि काफी तेज और सतर्क भी थी। उन्होंने लगातार काम किया था और उनकी अभ्यास की तकनीक भी प्रथम श्रेणी की थी। यदि वो किसी को ढूंढना चाहते हैं तो यह असंभव था कि वो ऐसा करने में विफल होंगे। हालांकि अब वो उस युवक को नहीं ढूंढ पा रहे थे। शायद वो व्यक्ति भूदेव सिंह के आदमियों द्वारा पहले ही मारा जा चुका था या उसका अपहरण कर लिया गया था। क्या चौथे राजकुमार की तरफ से कोई हरकत हुई है? महादेव प्रताप सिंह ने पूरी गंभीरता के साथ पूछा। महाराज, चौथे राजकुमार अभी भी उस युवक की तलाश में है। महादेव प्रताप सिंह चुप रहा। उसी समय दूसरे भोजन कक्ष के अंदर भूदेव सिंह बहुत नाखुश था। उसने अपने कक्ष में रखी मेज पर अपना हाथ जोर से पटका, जिस कारणवश मेज पर रखी प्लेट नीचे गिर गई और टुकड़े टुकड़े हो गई। बेकार लोगों का ऐसा समूह मैंने आज तक नहीं देखा। आप उस व्यक्ति को कैसे खो सकते हैं? मैंने आप सभी से पहले ही कहा था कि सभी निकास बंद कर दो। वो संजीवनी बूटी प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक थे। जब शिरीन ने उसके सौदे का स्वीकार कर दिया तो उसने पहले ही चुपके से अपने आदमियों को सभी निकासों को बंद करने का आदेश दे दिया था, ताकि एक बार जब वो नीलामी के घर से बाहर निकल जाए तो उसके पुरुष तुरंत उसका पीछा कर सकें या उसे मार दें। उसने सोचा कि उसकी योजना एकदम सही है, लेकिन उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि वो वास्तव में अचानक गायब हो जाएगी। जो अंगरक्षक इस मामले का प्रभारी था वो चुप था, मगर जब उससे सवाल किया गया तो उसने कहा, मुझे खेद है, मैं अक्षम हूँ। हालांकि मैंने सभी निकासों को बंद कर दिया था, लेकिन मैंने वास्तव में किसी को दरवाजे से बाहर जाते हुए नहीं देखा। अजीब बात थी, मैंने पहले से ही किसी को दूसरी मंजिल पर भोजन कक्ष की जासूसी करने के लिए नियुक्त किया था, ताकि एक बार जब वो व्यक्ति कमरे से बाहर निकल जाए तो हम तुरंत उसका पता लगा सकें। हालांकि दूसरी मंजिल के उन लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने कभी किसी को बाहर आते नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि वो भोजन कक्ष में ही अचानक गायब हो गया हो। भूदेव सिंह चुप रहा। उसने सोचा, अचानक गायब हो? यहाँ तक कि अगर कोई ऐसा था जिसके पास इस तरह की क्षमता है तो उसमें कम से कम 90वें स्तर की प्रतिभा होनी चाहिए थी। हालांकि इस महाद्वीप में ऐसी प्रतिभा देखना वास्तव में दुर्लभ था और ऐसी प्रतिभा वालों की संख्या केवल 10 उंगलियों में गिनी जा सकती थी। यहाँ तक कि तथाकथित सबसे प्रतिभाशाली महादेव प्रताप सिंह अभी तक इस स्तर तक नहीं पहुंचे थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि एक साधारण दिखने वाला और एक खूबसूरत युवा इतनी उच्च क्षमता रख सकता था। भूदेव सिंह बहुत खराब महसूस कर रहे थे क्योंकि उनकी योजना बर्बाद हो गई थी। बस उसी क्षण जिस जवान को युवक को ढूंढने के लिए भेजा गया था वो भी बुरी खबर के साथ वापस आ गया। जाहिर है उसके जवान ने भी उस युवक का पता खो दिया था। भूदेव सिंह उग्र हो चुका था। उसने पहले कुछ अप्रभावी जवानों को निपटाया, फिर उसने तुरंत शहर के अपने सभी जवानों को उन 2 पुरुषों की खोज करने का आदेश दिया जिन्होंने वास्तव में उसकी योजना को विफल करने का साहस किया था। भूदेव सिंह का राज्य में बहुत मजबूत अधिकार था। उन्होंने न केवल शाही सेना में एक टुकड़ी का स्वामित्व किया बल्कि भीमपुर राज्य की सबसे शक्तिशाली शाही फौज के संगठन को भी नियंत्रित किया हुआ था। इस संगठन का गठन सभी बुरे और क्रूर कार्यों के लिए किया गया था। जिस तरह से ये लोगों को प्रताड़ित किया करते थे वो काफी डरावना था। साथ ही उनकी किसी भी आदमी को ढूंढने की तकनीक बहुत उम्दा थी। एक बार जब वो किसी को देखते थे तो कोई तरीका नहीं था कि पीड़ित उनसे बच पाएगा। भूदेव सिंह के पास आत्मिक प्रतिभाओं के अलावा भी काफी प्रतिभाएं थी। उनमें से एक चित्रकारी का कुशल था। उन्होंने तुरंत ही शिरीन और उस युवक का चित्र बना लिया ताकि वो उसे शाही फौज के सैनिकों में वितरित कर सके। एक बार भूदेव सिंह से आदेश पारित हो जाने के बाद शाही फौज पूरे शहर में खोज करना शुरू कर देती है। शाही फौज शहर के गुंडों की तरह थे। वो हमेशा अपने खाली समय के दौरान कुछ न कुछ गलत करने की कोशिश करते रहते थे। अब जब उन्हें चौथे राजकुमार ने आदेश भेजे थे तो वो और भी परेशानी खड़ी करने लगे। उन्होंने 2 वांछित युवकों की खोज के लिए कई घरों के दरवाजे तोड़ दिए। कुछ ही समय में उन्होंने शहर में बहुत अराजकता पैदा कर दी। भूदेव सिंह ने सोचा था कि वो 2 युवकों की इतनी गहन खोज के बाद उन्हें पकड़ने में सक्षम हो जाएंगे और उन्हें विश्वास था कि उनके लोग निश्चित रूप से उन्हें अच्छी खबर ला कर देंगे। उसने अपनी इच्छा के अनुसार दोनों युवकों को बांधने की योजना बनाई और उनकी मौत की योजना तैयार की।
हालांकि प्रतीक्षा की एक लंबी रात के बाद भी परिणाम अनुकूल नहीं निकला और अब दोषियों में से एक शिरीन पहले से ही अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। जब उसने नौकर को महादेव प्रताप सिंह के पास कागज की पुड़िया देने भेजा तो उसे पहले से ही पता था कि वो उसके लिए कंगन की बोली लगाएंगे, इसीलिए उसका वहां रुककर इंतजार करने का कोई कारण नहीं था। फिर उसने अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया और नीलामी घर छोड़ने के लिए उस कमरे से गायब हो गई। पहले की तुलना में उसकी इस तकनीक, जिसे वो टेलीपोर्टेशन स्किल कहती थी, उसमें काफी सुधार हुआ था। इस बार वो अपने मूल स्थान से 2 सड़कों की दूरी तक टेलीपोर्ट कर पा रही थी, इसीलिए स्वाभाविक रूप से उसे नीलामी घर से बाहर निकलने के लिए किसी द्वार की जरूरत नहीं थी। जब वो नीलामी घर से बाहर आई तो उसने पीछे देखा और वो मुस्कुराई। वो जानती थी भूदेव सिंह उसके बाहर निकलने पर घात लगाकर उस पर हमला करने की फिराक में था। हालांकि यह एक आसान काम नहीं था। अगर वो उसे पकड़ना चाहता था तो शायद उसे अपने अगले जीवन तक इंतजार करना होगा। उसका मकसद लगभग पूरा हो चुका था, इसीलिए उसने सीधे घर वापस जाने के लिए अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल किया। जब वो फिर से दिखाई दी तो वो पहले से ही अपने कमरे में थी। उसके नौकर और नौकरानी सब उसके कमरे के बाहर व्यस्त थे। उसके आदेशों के बिना किसी को उसके कमरे में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं थी। इस प्रकार स्वाभाविक रूप से कोई भी कभी ये पता नहीं लगा पाएगा कि क्या वो कमरे से बाहर निकल गई थी या वो अभी भी कमरे में ही थी। उसने अपना भेष बदल दिया था और अपने मूल स्वरूप में वापस आ गई थी। उसने अपने नौकरों को पानी उबालने का आदेश दिया ताकि वो खुशी से पंखुड़ी स्नान का आनंद ले सके। उसके बाल सूखने के बाद वो बिस्तर पर चली गई। उसने अपने आस्तीन से कांच का डिब्बा निकाला और उसे गौर से देखा। 3000 साल पुरानी संजीवनी बूटी चुपचाप डब्बे में बैठी हुई थी और गुलाबी रंग में चमक रही थी। उसने ध्यान से देखा और पुष्टि की कि ये वास्तव में एक प्रामाणिक संजीवनी बूटी है, जैसे कि संत जयराम जी ने कहा था। वास्तव में जब वो युवक के हाथ में थी तब उसे लगा था कि शायद ये उस युवक की जानबूझकर की गई कोई शरारत है। उसने सोचा कि ये केवल 10 या 100 वर्षीय संजीवनी बूटी है और उसके द्वारा छलावरण के कारण 3000 साल पुरानी दिख रही है। अब क्योंकि उसने बूटी की पूरी जांच कर ली थी, इसीलिए वो इस बात की पुष्टि कर सकती थी कि युवक ने कोई बेईमानी नहीं की थी। छल कपट का इसमें कोई नामो निशान नहीं था। उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि वो युवक वास्तव में इतनी कम कीमत पर उसे इतनी कीमती जड़ी बूटी बेच देगा। ये उसे मुफ्त में देने के बराबर ही लग रही थी। उसे अभी भी कई शंकाएं थी। उस युवक के इरादे क्या थे वो ये नहीं समझ पा रही थी। शिरीन ने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि उसे नीलामी घर में इतना अच्छा सौदा मिल सकता है, और वो भी ऐसी चीज का जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। उसकी उंगलियों ने बूटी को छुआ। इसमें काफी अनोखी विशेषताएं थी। एक बार जब इसे छुआ गया था तो शीर्ष पर 2 पत्तियां तुरंत बंद हो गई और उसकी उंगलियों को लपेट लिया, जबकि बाकी पत्ते ऐसे थे जैसे वो नाच रहे हों। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में बूटी में कुछ आध्यात्मिकता वाली चीज थी। बेशक इस तरह की कीमती सामग्री उसके पेट में निगलने के बाद ही सुरक्षित थी, लेकिन उसके कमजोर शरीर को ठीक करने के लिए उसे कुछ और जड़ी बूटियों की तलाश करनी थी और उन्हें निगलने से पहले एक साथ पकाना था। इस कारणवश वो ये संजीवनी बूटी अभी नहीं खा सकती थी। हो सकता है कि वो अपने जड़ी बूटी ढूंढने वाले कार्य को अब ज्यादा प्राथमिकता दे, अपने दिन प्रतिदिन के कामों में अधिक जड़ी बूटियों को प्राप्त करने को भी शामिल कर ले।